हेलो एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। मैं हूं आयुष और हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 किस तरह से हमारे स्टेट का नाम रखा गया, हमारे कंट्री का नाम रखा गया, कैसे हमारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज़ किया गया, कौन कौन सी कमिटीज़ आई। तो अब इस सेशन में हम लोग सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 टू 11 एक्सटेंड होता है, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं कि किस तरह से सिटीजनशिप दी जाएगी किसी भी पर्सन को। ऑलराइट, सो ये जो सिटीजनशिप का सेशन है ये भी 2 पार्ट में होगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ही लेंदी हो सकता है ये वीडियो, तो मैं 2 पार्ट में इसको बताऊंगा। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम सिटीजनशिप पा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे किस तरह से सिटीजनशिप छीनी जा सकती है हमसे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर वीडियो। सो लाइक एनी अदर कंट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सिटीजनशिप का जिक्र किया गया है कि कौन यहाँ के सिटीज़न होंगे और कौन नहीं होंगे। तो इंडिया में बेसिकली डिवाइड किया गया है लोगों को 2 बेसिस पे, एक जो यहाँ के सिटीज़न होंगे, एक जो नहीं होंगे उनको हम लोग कहेंगे एलियंस। तो जो यहाँ के सिटीजन्स होंगे उनको फुल मेंबरशिप होगी इंडियन स्टेट की, और उनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स वो एंजॉय करेंगे। जहाँ तक एलियंस की बात है तो वो कोई भी उनको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज के एलियंस में भी डिवाइड किया गया है हमारे यहाँ। एक जो फ्रेंडली स्टेट है उनके लोग, और एक एनिमी स्टेट के। तो फ्रेंडली स्टेट लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एंड एनिमी स्टेट आप लोग सब कोई जानते हैं कौन है। तो इस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ राइट्स देती है एलियंस को भी जो फ्रेंडली स्टेट के होते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ राइट्स जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स, और वो अवेलेबल नहीं होंगे एलियंस के लिए, जो नॉन सिटीज़न हैं उनके लिए। वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि पहला है आपका आर्टिकल 15 कि भारत के नागरिकों के लिए तो ये एप्लीकेबल है लेकिन उनके लिए नहीं है। वो क्या है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी को भी उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो राइट है फंडामेंटल राइट, वो आर्टिकल 16 है, जिसमें यहाँ पे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी वो सबको समान अवसर दिया जाएगा जो यहाँ के सिटीजन हैं। बाहर वालों के लिए ये प्रोविज़न नहीं है। तीसरा फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे दिया गया है वो है आर्टिकल 19, जो कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, और असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन का भी अधिकार है हमें। हम हमारी कंट्री में कहीं भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, कहीं भी अपना घर बनाकर वहाँ रह सकते हैं, और हम लोग कहीं भी जाके अपना रोज़गार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये भी सिर्फ सिटीजन्स के पास ही है। और जो अगला हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 तो 35 एक्सटेंड होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट पूरी तरीके से डेप्थ में इसको एनालाइज करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ हम ही इसको यूज़ कर सकते हैं जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, और बाहर वाले लोग इसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ नॉर्मल भी लॉज हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही कुछ राइट्स हैं जो एंजॉय करेंगे, जैसे कि वोट देने का अधिकार भी सिर्फ इंडियंस को ही होगा। ऑलराइट, देन है हमारे पास कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होगा और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसमें भी जो चुनाव में खड़े होंगे कैंडिडेट, वो भी सिर्फ उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए भारत की, तभी वो हो सकता है। और जो पब्लिक ऑफिसेज होंगी हमारे कंट्री की, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ऑलराइट, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे पोस्ट, कुछ आर्मी के पोस्ट्स होते हैं, तो वो सब जो होंगे वो भी
उसके लिए भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही एलिजिबल हैं, ना कि बाहर वाले। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिक चीज़ क्या है कि भारत में अगर आप बाय बर्थ एक सिटीजन हैं या नेचुरलाइजेशन के द्वारा आपको सिटीजनशिप मिला है, तो आप प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है यूएसए में, अमेरिका में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर आप बाय बर्थ वहाँ के सिटीजन हैं तभी आप वहाँ प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेचुरलाइजेशन क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजनशिप जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सटेंड करता है आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। ऑलराइट, हालांकि जो हमारा ये सिटीजनशिप के ऊपर पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11, ये कहीं से भी परमानेंट नहीं है। इट कंटेन्स नेदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबोरेट प्रोविजंस। ना ही ये परमानेंट है, ना कि ये कोई भी एलेबोरेट प्रोविजंस को कंटेन करता है, बताता है। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ या जिस समय हमें आज़ादी मिली 1947, तो उसके बाद किन लोगों को हमें सिटीजन्स मानना है भारत का और किसको नहीं मानना है, और बाद में किस तरह से हम इसमें अमेंडमेंट ला के क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इट डजंट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूजेशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ऑलराइट, ये जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है। आर्टिकल 5 to 11 जो भी प्रोविजंस है, ये पार्लियामेंट को एक पावर देती है कि वो सिटीजनशिप के मामले में कोई भी लॉ बना सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ ये बनाने से फ़ायदा हो सकता है हमारे नागरिकों का, तो वो लॉ हमारी सरकार बना सकती है पार्लियामेंट में। ऑलराइट, जो हमारे यहाँ नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है, उसके बाद जो पॉइंट्स दिए गए हैं आर्टिकल्स के हिसाब से कि कौन नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, तो उसको वन बाय वन हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल 5 है हमारे पास, जो ये कहता है कि वो सारा व्यक्ति जिसके पास भारत का डोमिसाइल हो या वो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करता हो। वो 3 कंडीशंस हैं। पहला, या तो वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता या पिता भारत में जन्मे हो, या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इनैक्ट हुआ था इन 26 जनवरी 1950, उसके बाद उसके इमीडिएटली अगर कोई 5 साल तक भारत में रहा हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देन हमारे पास है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 है, वो ये कहता है कि वैसे हर व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, तो वो भारत का सिटीजन होगा अगर उसके कोई भी एक माता या फिर पिता भारत में जन्मे हो, या फिर उसके कोई एक ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्मे हो, अनडिवाइडेड भारत में जन्मे हो, जिसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले अगर यहाँ पे वो जन्मे हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और उसे 2 कंडीशंस और फॉलो करने होंगे कि वो व्यक्ति या तो 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट करके आया हो भारत में और यहीं पे रह रहा हो, या फिर वो अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो रजिस्ट्रेशन कराने से के वक्त उसने 6 महीने कंप्लीट कर लिया हो यहाँ पे रहने का अपना, तो वो जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। ये आर्टिकल 6 हमें बताता है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 7, जो हमें ये कहता है कि वैसा हर व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में वो फिर से रिटर्न कर गया हो इंडिया रीसेटलमेंट के लिए, यहाँ फिर से रहने के लिए, वो इंडियन सिटीज़न बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसको 6 महीने तक भारत में ही रहना होगा आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस सिटीजनशिप। अगर वो अपने सिटीजनशिप के लिए एक एप्लीकेशन देता है तो उसके बाद उसको 6 महीने लगातार भारत में रहना होगा, तभी वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये आर्टिकल 7 कहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि वैसा हर व्यक्ति जिसके या तो माता या पिता या उसके दादा या दादी अनडिवाइडेड भारत में, जिस समय भारत को विभाजित नहीं किया गया था, अगर उस वक्त भारत में जन्मे हों, लेकिन वह व्यक्ति
जो है अभी भारत में नहीं रह रहा है, भारत से बाहर रह रहा है, वो सिटीजन बन सकता है, ठीक है, वो सिटीजन बन सकता है अगर उसको सिटीजन जो है डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। जिस भी कंट्री में अभी वो रह रहा है वहाँ पे जाके अपने कॉन्सुलर से या अपना जो उसके वहाँ पे भारत की एम्बेसी होगी वहाँ पे जाके अगर वो रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो ये जो प्रोविज़न है ये सारा ओवरसीज़ इंडियंस को कवर करता है जो कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो भी प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप की, ये मेनली जो है बेसिकली अगर हम इसको समराइज़ करें तो इससे 4 पॉइंट हमें क्लियर होते हैं। पहला कि वो व्यक्ति अगर भारत का डोमिसाइल है उसके पास तो वो बन सकता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, जो आर्टिकल 6 था हमारा, ये आर्टिकल 5 था कि भारत में उसको सिटीजनशिप चाहने के लिए यहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए। आर्टिकल 6 क्या कहता है, वो पर्सन अगर पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया हो भारत में। तीसरा क्या कहता है आर्टिकल 7 कि अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से चला गया हो भारत से और फिर वापस आ गया हो, वैसे लोगों के लिए आर्टिकल 7 है। और आर्टिकल 8 क्या कहता है कि वो जो है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो कि भारत से बाहर रह रहा हो उसके लिए है, ठीक है। 8 तक हमने लास्ट स्लाइड में कवर कर लिया। आगे कुछ और प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 9, 10 और 11 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अपने पास रखता है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑलराइट, देन आर्टिकल 10 है जो ये बताता है हमें कि जो भी पर्सन जो इंडिया के सिटीज़न हैं वो इंडिया के ही सिटीज़न रहेंगे। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट उस जो सिटीजनशिप की लॉ है कोई भी अमेंडमेंट करती है उसमें, तो इंडियन सिटीज़न जो हैं पहले से वो इंडियन सिटीज़न ही रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कैसे सिटीजनशिप को लेनी है या कैसे सिटीजनशिप आपका कैंसिल हो सकता है, इस पे कोई भी लॉ वो बना सकती है और वो हर सिटीज़न पे एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, सारी प्रोविजंस हमने पढ़ी, जो आर्टिकल्स हमने देखे, उस बेसिस पे हमारे पास है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ये बताया गया कि आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं बाय वेरियस वेज। तो टोटल 5 वेज हैं, 5 तरीके हैं जिस तरीके से आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो उसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला जो तरीका है जिसके द्वारा आप इंडियन सिटीजन कहलाएंगे या इंडियन सिटीजनशिप आप ले सकते हैं वो है बाय बर्थ, जन्म से। आपका जन्म अगर भारत में हुआ है तो आप ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है उसको डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, बट बिफोर 1 जुलाई 1987, जुलाई 1 1987 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो वो कहलाएगा भारत का नागरिक बाय बर्थ, जन्म से ही वो भारत का नागरिक कहलाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट। अगर उसके माता पिता कहीं से भी हों उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में भारत में जन्म लिया है उसने तो वो कहलाएगा भारत का नागरिक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि अ पर्सन, जो वैसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है 1 जुलाई 1987 के बाद या उस दिन के बाद, वो इंडियन सिटीज़न कहलाएगा अगर उसके माता या पिता उसके जन्म के टाइम पे भारत के नागरिक थे तो, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट है हमारे पास, फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया, वैसे व्यक्ति जो भारत में 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद उन्होंने जन्म लिया है तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे
सिर्फ और सिर्फ जब उसके दोनों माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं उसके जन्म के वक्त, या फिर कोई एक उनमें से, या तो माता या पिता भारत के नागरिक हैं और दूसरे जो हैं, जैसे माता आपकी भारतीय नागरिक हैं और पिता आपके इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए उसके जन्म के वक्त पे, लीगल होना चाहिए उनका स्टे यहाँ पे इस कंट्री में, तभी आप यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। देन फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग एक प्रोविज़न है कि जो भी बच्चे फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो भी बच्चे हैं जो इंडिया में पोस्टेड हैं, बाहर के कंट्री के जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जैसे यूएस, यूके और भी दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ है यहाँ पे, तो वहाँ के जो एम्बेसडर यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे यहाँ का इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी उन्होंने जन्म ले लिया तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। या कोई एनिमी स्टेट का भी अगर कोई एलियन है तो वो कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो उन लोगों को बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। हम लोग अब देखेंगे सिटीजनशिप गिवन बाय दिस टाइप, बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से जो सिटीजनशिप मिलती है उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि वैसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले जन्म लिया हो लेकिन भारत से बाहर उसने जन्म लिया हो, तो वैसा व्यक्ति सिटीजन कहलाएगा बाय डिसेंट अगर उसका फादर जो है, उसके फादर जो हैं वो उसके जन्म के समय पे भारत के नागरिक हैं। तो अगर उसके जन्म के समय उसके फादर भारत के नागरिक थे तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास कि वैसा हर व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा लिया हो, उसने जन्म लिया हो 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, तो वैसा हर व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, भारत का नागरिक होगा अगर उसके कोई एक माता या फिर पिता वो सिटीजन थे भारत के, वो नागरिक थे अगर उसके जन्म के समय पे, तो वो भी नागरिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो उसको भारत का नागरिकता बाय डिसेंट नहीं मिलेगा अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। तो अगर उसने 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको इंडियन कॉन्सुलेट में जाके, वहाँ पे अपने एम्बेसी में जाके, इंडियन कॉन्सुलेट में जाके, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका कॉन्सुलेट होगा वहाँ जाके आपको 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन करानी होगी, तभी आप इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं। ऑलराइट, उसके बर्थ से 1 साल के अंदर अथवा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अगर वो 1 साल आपका बीत जाता है, 1 साल के अंदर आपने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, तो उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तभी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इसमें प्रोविज़न है वो ये है कि फर्दर वैसा हर बच्चा जो कि 18 साल से कम उम्र का है, उसको हम लोग माइनर कहते हैं, तो वैसा हर बच्चा जो होगा वो भारत का नागरिक होगा बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट। ऑलराइट, और अगर उसके पास किसी और भी कंट्री की सिटीजनशिप है तो जिस दिन वो अपना फुल एज अटेंड कर लेगा, लाइक जिस दिन वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग फुल एज अटेंड कर लेना। तो उसके 6 महीने के अंदर अगर उसने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को रेनाउंस नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो फिर उसकी भारतीय नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। ये प्रोविज़न है बाय डिसेंट में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे सिटीजनशिप को एक्वायर करने का है वो है थ्रू रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करा के इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे फोरमोस्ट जो पॉइंट है वो ये कि आप इल्लीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। आप कहीं से इल्लीगली भारत में घुस आएँ और सिटीजनशिप की मांग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज में इनको बांटा गया है कि कैसे लोग इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है आपका
कि वैसा हर भारतीय मूल का व्यक्ति जो कि अभी भारत में रह रहा है 7 साल से, जिस समय वो अप्लाई कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, अगर मान लीजिए आपने अभी 2020 में आपने अप्लाई किया है कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो ये एप्लीकेशन करने वक्त आपका 7 साल कंप्लीट होना चाहिए भारत में। मतलब आपको 2013 से लेकर 20 तक आपको भारत में रहना है, 7 साल आपको भारत में बिताना है, तभी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि वैसा हर व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, जो अभी किसी और कंट्री में रह रहा है या ऐसे जगहों पे पहले रह चुका है जो अनडिवाइडेड इंडिया में आती थी, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है हमें कि वैसा हर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि भारतीय सिटीजन से, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से शादी कर लेता है और भारत में 7 साल से रह रहा हो, वैसा व्यक्ति भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि वैसा हर माइनर चिल्ड्रन जो कि भारत में ही है, तो वो लोग भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएगा। अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वैसा बच्चा भी भारतीय ही होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने फुल एज अटेन कर दी है, ऑलराइट, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भारत में जो हैं वो सिटीजन हैं भारत के, तो वो भी अप्लाई कर सकता है किसके लिए? इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ऑलराइट। 6 पॉइंट हमारे पास है कि हु एंड हुज ईदर ऑफ द पेरेंट्स was earlier citizens of independent India residing in India for 12 months before making application। तो वैसा व्यक्ति जो खुद या उसके कोई माता या फिर पिता जो भारतीय, जब स्वतंत्र भारत में वो भारत के नागरिक थे और अभी वो फिर इस सिटीजनशिप के एप्लीकेशन से पहले 1 साल से यहाँ रह रहा हो, वो भी सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमें OCI कार्ड होल्डर अगर कोई 5 साल तक है। OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर हैं, जो 5 साल से इस कार्ड को होल्ड कर रहे हैं और 12 महीने से भारत में रह रहे हों, वैसे लोग भी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए एलिजिबल हैं। वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो बाय रजिस्ट्रेशन जितने भी लोग होते हैं, वो लोग अगर सिटीजनशिप उनको चाहिए तो उन्हें एक ओथ लेनी होती है, एक फॉर्म भरना होता है जिसमें वो ओथ लिखी होती है, लाइक आई ABC do solemnly affirm that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India। ऑलराइट। ये ओथ उन्हें लेनी पड़ती है थ्रू रजिस्ट्रेशन, जो भी लोग इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं। प्रोसेस है हमारे पास सिटीजनशिप को एक्वायर करने का, वो है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये बेसिकली फॉरेनर्स के लिए होता है, फॉरेन नेशनल्स के लिए होता है। जो विदेशी लोग चाहते हैं भारतीय नागरिकता लोग को लेना, तो वो लेते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, जिस कंडीशंस को। तो उसमें पहला पॉइंट है कि वो जो नागरिक भारतीय नागरिकता जो लेना चाह रहा है, उसके देश में, उसके कंट्री में भारतीयों को ना रोका जाए वहाँ का नागरिकता लेने से, ऐसा कोई कानून ना हो, तभी वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो व्यक्ति पहले खुद के कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ेगा यहाँ के सिटीजनशिप को लेने से पहले, यहाँ की नागरिकता को लेने से पहले, तो ही उसको नागरिकता मिलेगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर वो ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में रहा हो या भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकारी सेवा में अपना कोई योगदान दिया हो, कोई सर्विस दी हो उसने, या यहाँ रहा भी हो और यहाँ सर्विस भी दी हो 12 महीने तक अप्लाई करने से पहले, जस्ट पहले अगर 12 महीने तक उसने ये सारे काम किए हों, तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा। इसमें एक क्लॉज ये है कि जो वो 12 महीने की बात की गई है, उससे जस्ट 14 साल पहले अगर ये सारे काम जो भी वो कर रहा है
यहाँ पे रहना, यहाँ के गवर्नमेंट को सर्विस देना या दोनों, तो ये सारे पीरियड्स को मिलाकर अगर 11 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको सिटीजनशिप दे दी जा सकती है हमारे कंट्री की। अगर उससे कम है तो वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वो व्यक्ति एक अच्छे कैरेक्टर का हो और उसके लिंकेजेस कहीं भी बुरे संगठनों के साथ ना हो, तो उसको सिटीजनशिप देने के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उस व्यक्ति के पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, जो भी हमारे 8th शेड्यूल में दी हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जितने भी सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं उसमें से कोई एक जिस रीजन में वो रहना चाहता है उसकी एक एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, तो उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है भारत की, नागरिकता उसको मिल सकती है भारत की। प्रोसेस है थ्रू विच सिटीजनशिप दी जाती है किसी को भी, हमारी कंट्री की इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है, वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या है कि अगर भारत कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है, किसी भी प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बता रखा है, तो अगर किसी टेरिटरी को भारत एक्वायर करता है, तो किसी फॉरेन टेरिटरी को जब भारत ने एक्वायर कर लिया और उस पार्ट पे भारत ने बोला कि यहाँ के अब जितने भी लोग हैं ये आज से भारतीय नागरिक होंगे, तो उस डेट से सारे लोग, जो वो लॉ बनाई जाएगी तो उस डेट से ही वहाँ के सारे लोग भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जब पौंडीचेरी को भारत का पार्ट बनाया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर पास किया 1962 में, ठीक है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अंडर द सिटीजनशिप 1955 ये ऑर्डर पास किया गया और उस दिन से ही, उस डेट से, उस ईयर से वहाँ के सारे लोग इंडियन सिटीजन हो गए। तो ये है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देख लिया हमने वो 5 तरीके देख लिए जिसके थ्रू हमें सिटीजनशिप दी जाती है हमारे कंट्री में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है कि इन 5 तरीकों से सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग कैसे सिटीजनशिप आपकी लॉस्ट हो सकती है, उसके कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उसको पार्ट 2 में हम लोग इसी सिटीजनशिप चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप को देखेंगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू so much. Please subscribe the channel and do like the video.